हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 26 है। इसका आज थर्ड पार्ट है। इसके हम लोगों ने 2 पार्ट पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आज का थर्ड पार्ट है और इसमें ये आपको देखने को मिलेगा जो ये टेस्ट नंबर है ये तो 3203 है। ठीक है, 3203। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जो उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो ये आज हम 50 क्वेश्चन से 75 तक यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आप लोग क्या कीजिए कि जो हमारा चैनल है, ठीक है, चैनल के होम पेज पे जाएं। वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, विजन की भी प्लेलिस्ट बना रखी है एक, और एक बना रखी है हमने जो इनसाइड का हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कराते हैं, और जो मंथली करंट अफेयर होता है वो भी हम सॉल्व करा चुके हैं 1 मंथ का। आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इन सभी का अगर आप लोगों को इन सभी का आप लोगों को अगर PDF चाहिए, ठीक है, तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर जो फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं दोनों जगह PDF को सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग PDF भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ईजिली PDF मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि भारत में 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। ठीक है। सेकेंड है कि अफीम और तिलहन जैसी फसलों की कृषि में वृद्धि हुई। और ये थर्ड है कि भू राजस्व प्रणालियों के अंतर्गत शोषण के कारण कृषि पर निर्भरता लोगों की जो संख्या में कमी हुई। तो ये गलत है, लोगों की संख्या में कमी नहीं हुई थी, वृद्धि हुई थी। क्योंकि क्या हुआ था, जो कुटीर उद्योग थे, ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वो ख़त्म हो गए थे। तो इससे क्या हुआ कि लोग कृषि पर निर्भर हो गए, ज़्यादा लोग। ठीक है, तो ये निर्भरता बढ़ी थी, ना कि कम हुई थी। और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अफीम और तिलहन जैसी फसलों की कृषि में जो वृद्धि देखी गई थी, क्योंकि ये कमर्शियल तौर पर इनको यूज़ किया जाता था। इनको यूरोप में आयात किया जाता था, मतलब यहाँ से निर्यात किया जाता था। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि सामंती व्यवस्था का पतन नहीं हुआ उस समय। तो मतलब सामंती व्यवस्था में मतलब बढ़ावा मिला था, बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिली थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 52nd। तो इसमें कहा गया है कि जिसे मतलब सूचकांक की रिपोर्ट दी गई है और किसके द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। तो ये हमको सूचकांक के बारे में बताना है कि कौन ये सूचकांक प्रकाशित करता है। तो फर्स्ट है कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, तो विश्व आर्थिक मंच। सेकेंड है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ठीक है, और थर्ड है कि शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक, तो संयुक्त राष्ट्र परिवास। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सुमिलित है, क्योंकि ये जो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक होता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है ये जो प्रस्तुत किया गया था तो कैंटो और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा मतलब सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, और थर्ड वाला स्टेटमेंट ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये जो शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक है ये संयुक्त राष्ट्र परिवास द्वारा नहीं जारी किया गया था, ये IIT मुंबई द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53rd। तो इसमें प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भागीदार देशों को अपने पारिस्थितिकी तंत्रों और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं और मौद्रिक माप में सुधार करने की सहायता करना है। ठीक है, और सेकेंड है कि इसे केवल ब्राज़ील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में कार्यान्वित किया जा रहा है। और थर्ड है कि इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यानी UNSD और जैविक
विविधता सम्मेलन के सचिवालय यानी CBDT द्वारा आरंभ किया गया है। तो कौन से स्टेटमेंट सही हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसे स्टार्ट किया गया है तो ये जैविक विविधता सम्मेलन के सचिवालय द्वारा यानी CBDT और UNSD के द्वारा, ठीक है। और इसमें केवल ब्राज़ील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका मतलब कार्यान्वयन इसमें इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित किया जा रहा है। और ये जो मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में और उनकी जो सेवाएं हैं, ठीक है, उनकी मौद्रिक जो माप होती है उसमें सुधार करेंगे। ये जो प्राकृतिक पूंजी लेखा है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन करना है इसमें, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें कहा गया कि राजनीतिक दलों को प्रतीकों के आवंटन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि राजनीतिक दलों को प्रतीकों का आवंटन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के द्वारा शासित होता है, ठीक है। और सेकेंड है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, ये जो अगर किसी जो जो मतलब जैसे कोई पार्टी में विवाद हो जाता है दो मतलब दलों को लेकर या मतलब ऐसे कुछ, तो उसका जो निर्णय करता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो आवंटन ये राजनीतिक दलों के जो प्रतीकों का आवंटन किया जाता है, इसका आवंटन किया जाता है निर्वाचन प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 का था, ठीक है, उसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 55 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें जैन धर्म के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक परमाणु में एक आत्मा होती है। सेकेंड है कि अनेकांतवाद की अवधारणा जैन धर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, जिससे आशय है कि सत्य को अनेक अथवा विविध दृष्टिकोण से परखा जा सकता है, ठीक है। और थर्ड है कि जैन धर्म गृहस्थों को अणुव्रत नामक सद्गुणों के पालन हेतु निर्दिष्ट करता है। तो ये सही है, जो मतलब जो जैन धर्म को मानते थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे उनके लिए 5 अणुव्रत इसमें शामिल थे, ठीक है। और ये अनेकांतवाद का मतलब होता है कि मतलब किसी भी दृष्टि में सत्य को कैसे हम मतलब उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से उसे परखा जा सकता है। और जैन धर्म का मानना था कि मतलब प्रत्येक कण मतलब कण कण में आत्मा होती है, इसलिए वो लोग कृषि भी करने के लिए मना करते थे, क्योंकि कहते थे कि अगर हम कृषि करेंगे तो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं जो जैन धर्म के बारे में कहे गए हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें अंतर्राज्यीय पारस्परिक क्रिया के संदर्भ में बताना है कि किन्हें सहोपकारिता का उदाहरण माना जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि फलीदार वृक्षों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु को, ठीक है। सेकेंड है कि जोंकों को हटाने के लिए मगरमच्छ के मुंह में प्रवेश करते पक्षी को, ठीक है। और थर्ड है कि वृक्षों में शरण लेते सांप। तो देखो इसमें जो फलीदार वृक्ष होते हैं उस पे क्या होते हैं कि ये राइजोबियम जीवाणु जीते हैं, और राइजोबियम जो मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन जो वायुमंडल की होती है उसको जो है अपनी ग्रंथियों में शामिल करते हैं, जो फलीदार वृक्ष उसका उपयोग करते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है सहोपकारिता में कि दोनों प्रजातियों को लाभ होता है एक तरह से, ठीक है। तो दोनों फायदे में रहती हैं इसमें। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है और सेकेंड भी सही है, क्योंकि जोंकों को हटाने के लिए मगरमच्छ के मुंह में प्रवेश कराते पक्षियों को, ठीक है। तो ये भी मतलब दोनों को एक दूसरे से लाभ मिल रहा है। लेकिन ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं उनमें ये लोग बिल बना के रहते हैं सांप, ठीक है। तो ये बिल बनी बनाई होती हैं उनमें रहते हैं, तो क्या करते हैं कि ये अब जो सांप होते हैं ये वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो सांपों को वहाँ आश्रय मिल जाता है तो एक को लाभ होता है और एक को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। तो ये फीचर की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं सहभेजिता, ठीक है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के आगमन के साथ लिथियम
की मांग में वृद्धि होने जा रही है, इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि सभी महाद्वीपों में कुल वैश्विक लिथियम भंडार में अफ्रीका की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। सेकेंड है कि सभी देशों में ऑस्ट्रेलिया लिथियम का शीर्ष उत्पादक देश है। ठीक है, तो इसमें देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिथियम का उत्पादन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, और उसके बाद आपको चिली में देखने को मिलेगा, और उसके बाद चाइना में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका में तो 5% से भी कम देखने को मिलती है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पे ये लगभग 48% देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही हो गया और फर्स्ट गलत हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि मध्यकालीन भारत में भू राजस्व निर्धारण विधियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो भू राजस्व निर्धारण प्रणालियां हैं और उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये तो 3 प्रणालियों के बारे में इसमें बात की गई है। पहली है बटाई प्रणाली। ठीक है, तो इसे उपज को राज्य द्वारा निर्धारित निश्चित अनुपात में किसानों और राज्य के बीच विभाजित की जाती थी। ठीक है, और कुल प्रणाली, तो इसमें राजस्व मांग नियत करने के लिए भूमि की उत्पादकता का अनुमान लगाया जा सकता था। ठीक है, और थर्ड है कि दहसाला प्रणाली, तो इसमें राज्यांश निर्धारित करने के लिए बीते 10 वर्षों में औसत उपज और प्रचलित कीमतों की गणना की जाती थी। तो देखो ये तो दहसाला में तो यही होता था कि 10 वर्षों का उसमें अनुमान लगाया जाता था उसकी उपज का और उसकी कीमतों का। ठीक है, और ये सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि जो राजस्व की मांग नियत करने के लिए भूमि की उत्पादकता का अनुमान लगाया जाता था इसमें। और ये जो बटाईदार प्रणाली होती है तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें एक निश्चित अनुपात में किसान और राज्य दोनों में ये बंटता था। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं जो भू राजस्व की प्रणालियां हैं। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि यह पश्चिमी हिंद महासागर के सतह पर बहने वाली ठंडी धारा है जो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी मानसून में बहने पर घटित होती है, जो तटीय जल को उत्तर पूर्व की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये मतलब किस महासागरीय धारा के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, सोमाली की धारा, अगुलहास की धारा और मोजाम्बिक की धारा। तो देखो ये हमारी बी वाला ऑप्शन सही है। ये सोमाली धारा जो हिंद महासागर में जो हिंद महासागर के अरब सागर में ये बहती है, ये देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हिंद महासागर की जो मानसूनी धाराएं होती हैं ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इनका पैटर्न 6 महीने के बाद चेंज होता है, तो उसी के बारे में ये सोमाली धारा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती अनुसूची में उल्लिखित हैं। तो फर्स्ट है कि बाजार और मेले, सेकेंड है कि कृषि, और थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, फोर्थ है हमारा कि शोधन, अक्षमता और दिवाला, और फिफ्थ है वन्य जीव, जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण। तो देखो वन्य जीव और जंतुओं का पक्षियों का संरक्षण होता है ये समवर्ती सूची में शामिल है, और ये शोधन, अक्षमता और दिवाला की बात की जा रही है ये भी आपका समवर्ती सूची में देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये वाणिज्य और अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो ये संघ सूची का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये कृषि और मेले की बात करें तो ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है। तो ये हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 61। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में उपग्रह प्रेक्षण यान स्टार डस्ट 1.0 सुर्खियों में क्यों था। तो फर्स्ट है कि यह जैव ईंधन द्वारा चालित प्रथम वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रेक्षण यान है। सेकेंड है कि यह स्पेस एक्स द्वारा विकसित पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य प्रेक्षण यान है। और सी है कि नासा द्वारा माइक्रो ग्रेविटी प्रयोगों का संचालन करने हेतु प्रक्षेपित एक छोटा रॉकेट है। और डी है कि यह एक स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग करने वाला रॉकेट है जिसमें दहन पराध्वनिक यानी एस सुपरसोनिक गति होती है। ठीक है,
तो इसमें अगर बात करें तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो स्टार डस्ट 1.0 है ये क्या करता है कि जैव ईंधन का मतलब प्रयोग करता है इसमें, ठीक है। तो जैविक ईंधन का जब प्रयोग किया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ये पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा, ये पर्यावरण हितैषी है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 62nd। तो इसमें ताप विद्युत संयंत्रों में होने वाले उत्सर्जन को कम करने हेतु निम्नलिखित में से किन तंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक, सेकेंड है कि दहन गैस निर्गंधकीकरण यानी FGD, और चयनात्मक गैर उत्प्रेरक अपचयन प्रणाली का परिनियोजन, ठीक है। तो ये तीनों प्रणालियों का हम यूज कर सकते हैं ताकि जो हो उत्सर्जन जो होता है, ठीक है, उसको कम किया जा सके, जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 63। तो इसमें कहा गया कि ताज़े पानी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सरोजीवी यानी लैंटिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि झील है, सेकंड है कि कच्छ है, और नदी है, झरने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो झील और कच्छ वाला जो ये आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, तो ये तो आपको लैंटिक में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नदी और झरने होते हैं तो ये लोटिक में आते हैं, ठीक है। लैटिक और लैंटिक, तो लैंटिक होता है मतलब जो स्थिर जल होता है, जैसे तालाब झील में भरा होता है, ठीक है। और ये लैंटिक होता है जो बहता हुआ जल होता है, नदी झरने में होता है, तो ये मतलब दोनों इसमें होते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन तमिल साहित्यों को जुड़वा तमिल महाकाव्य कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट ए ऑप्शन है कि तोलकाप्पियम और तिरुक्कुलर और शिल्पाधिकारम तिरुक्कुलर, और सी है मणिमेखलाई और शिल्पाधिकारम, और डी है हमारा कि तोलकाप्पियम शिल्पाधिकारम। तो इसमें देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो मणिमेखले और शिल्पाधिकारम है, ठीक है, इसी को तमिल साहित्य को जुड़वा तमिल महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया का ये आपको महाकाव्य देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 65। तो इसमें संसद के सत्रों के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। और सेकंड है कि संसद का सत्र बुलाने और आहूत करने की शक्ति राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में निहित होती है। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये सत्र बुलाया जाता है संसद का, ये राष्ट्रपति इसमें मतलब प्रेसिडेंट इसको बुला सकता है, ये मंत्रिमंडलीय समिति में ये शक्ति इसमें निहित नहीं होती है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति बुलाता है यानी प्रेसिडेंट, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि दो जो संसद के सत्र होते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा गैप उसमें नहीं होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 66 क्वेश्चन नंबर। तो सूफी आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि बेशरिया इस्लामी कानून का पालन नहीं करने वाले सूफी सिलसिले को संदर्भित करता है। सेकेंड है कि बाशरिया इस्लामी कानून का पालन करने वाले सूफी सिलसिलों को संदर्भित करता है, ठीक है। और थर्ड है कि चुश्ती और सोहरावादी सिलसिला बाशरिया थे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बेशरिया होते हैं ये कानूनों का पालन नहीं करते हैं, और बाशरिया जो इस्लामी कानूनों का पालन करते हैं, ठीक है। और चिश्ती और सोहरावादी जो ये 2 शाखाएं थी, ये बाशरिया जो सिलसिला था, ठीक है, सूफी इस्लामी सिलसिला, उसी की ये दोनों ब्रांचेज थी, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 67। तो इसमें कहा गया कि राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि राज्यपाल केवल राज्य सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, मतलब जारी कर सकता है। और सेकेंड है कि राज्यपाल की संचित निधि में होने वाली व्यय से संबंधित अध्यादेश जो प्रख्यापित नहीं कर सकता। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं, क्योंकि राज्यपाल के पास शक्ति होती है 213 मतलब 213 आर्टिकल 213 के अंतर्गत, ये मतलब जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय हैं, ठीक है, उसके संबंध में ये अध्यादेश जारी कर सकता है। और जो ये संचित निधि से जो मामले भी इसी में शामिल हो सकते हैं, इससे भी संबंधित ये अभी जारी किया गया था एमपी में, एक ऐसा ही मतलब
अध्यादेश जारी किया जा चुका है, तो ये शक्ति इसके अंतर्गत प्राप्त है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 68, तो इसमें गिद्ध कार्य योजना 2020 से 2025, तो वल्चर एक्शन प्लान के बारे में हमको बताना है, ठीक है। सॉरी। तो इस योजना में भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह योजना केवल भारत में पाए जाने वाले गिद्धों की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को सम्मिलित करती है। और थर्ड है कि इस योजना में कीटनाशकों और शाकनाशियों की बिक्री को विनियमित यानी रेगुलेट करने की को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये सही बात है कि कीटनाशकों और शाकनाशियों को रेगुलेट करने के लिए इस कार्य योजना में शामिल किया गया है। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक गिद्ध सेंटर तो बनाया ही जाए, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, केवल भारतीय गिद्धों के लिए नहीं, ये मतलब विदेशी जो गिद्ध भी आते हैं हमारे लिए उनके लिए भी ये है योजना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत के प्रमुख पत्तनों के बारे में बताना है कि कौन से स्थल रुद्ध हैं, ठीक है। तो कांडला, एन्नौर, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो इसमें अगर हम स्थल अवरुद्ध की बात करें तो ये जो विशाखापट्टनम होता है ये आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये स्थल अवरुद्ध है, ठीक है। लेकिन पारादीप, एन्नौर और कांडला ये तीनों के तीनों मतलब कृत्रिम मतलब ये पारादीप, एन्नौर, ये तो आपको एन्नौर चेन्नई में देखने को मिलेगा, पारादीप उड़ीसा में देखने को मिलेगा और कांडला ये गुजरात में है, ठीक है। तो ये मतलब कांडला तो ज्वारी जो आपको देखने को मिलेगा ये पत्तन है, ठीक है। तो इसी प्रकार एन्नौर है और पारादीप है, ठीक है। तो हमारा केवल सी वाला ऑप्शन सही है, केवल 4 स्टेटमेंट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सामान्य संसदीय सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल सप्ताह में 2 दिन आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि प्रश्नकाल के संचालन के संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय के पास अंतिम प्राधिकार होते हैं। तो ये गलत है, ये संसदीय प्राधिकार मतलब जो प्रश्नकाल के संबंध में जो संचालन की बात की जाए तो इसमें जो सदन का पीठासीन होता है उसके वो अंतिम प्राधिकारी होता है इसमें, ठीक है। तो ये गलत है। और ये जो मतलब जो सत्र होता है, सत्र के दौरान जो जितने दिन सत्र चलता है सभी मतलब प्रत्येक दिन जो प्रश्नकाल होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 71। तो इसमें कहा गया कि प्रसिद्ध कुट्टी अट्टम के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह केरल राज्य में प्रदर्शित किया जाने वाला प्राचीन संस्कृत रंगमंच है। और सेकेंड है कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसे 2008 में इसको सम्मिलित किया गया था, ठीक है, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में, ठीक है। और ये केरल राज्य में प्रदर्शित किया जाने वाला एक प्राचीन संस्कृत रंगमंच है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें कहा गया है कि माइको रिमेडिएशन के बारे में बताना है कि यह एक जैव उपचारक तकनीकी है, यह संदूषकों को विघटित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग करती है। तो फर्स्ट है कि जीवाणु, सेकेंड है शैवाल, कवक, सी ऑप्शन है, और डी है अमीबा। तो इसमें देखो कवक का इस्तेमाल किया जाता है, कवक के जो एंजाइम होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कि जो वहाँ का वो संदूषण होता है उसको मतलब ख़त्म करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा फाइटोरिड टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फर्स्ट है कि सीवेज उपचार से, सेकेंड है कि पादप जैव भार का उपयोग करके जैव ईंधन उत्पादन से, ठीक है, सेकेंड सी है, थर्ड सी है खाद्य एवं पेयजल पदार्थों के कीटनाशक शोधन से, और डी है कि कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करके फसलों के उत्पादन से, ठीक है। तो इसमें देखो ए वाला ऑप्शन सही है, जो सीवेज होता है, सीवेज के उपचार से ये टेक्नोलॉजी संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि इसका जो सीवेज होता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ था कि एक जो योजना चलाई गई थी तो उसी के संबंध में ये जो CSIR है, ठीक है,
CSIR के द्वारा जो काम करती है नीरी, ठीक है, नागपुर में जो नीरी है, नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, तो इसके द्वारा एक मतलब ये टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जो प्राकृतिक आर्द्र भूमि के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। तो सीवेज का इससे ट्रीटमेंट किया जाता है, इसी के अंतर्गत सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 74 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अभिप्रेत लाभार्थी हैं तो कौन कौन से इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 14 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बालक। सेकेंड है कि दिव्यांग व्यक्ति यानी PWD वाला। और थर्ड है हमारा कि केंद्र सरकार में नियमित रूप से नियोजित गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, ठीक है। तो देखो इसमें स्तनपान और गर्भवती महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, इसमें 14 वर्ष तक के आयु के जो बालक हैं, ठीक है, और PWD दिव्यांग व्यक्ति हैं तो इनको शामिल किया गया इसमें है, ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें कहा गया है कि भारत में कृषि गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि कृषि गतिविधियां सकल राष्ट्रीय उत्सर्जन में 25% से अधिक का योगदान करती हैं। सेकेंड है कि कृषि से होने वाले कुल उत्सर्जन का 85% कृषि उत्सर्जन केवल नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग से आता है। तो देखो ये जो 85 है, ये 85 नहीं है जो उर्वरकों के मतलब उत्सर्जन से आता है, ये मतलब नाइट्रोजन के उर्वरक उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो इसमें ये 15% आता है, ठीक है इससे। और जो ये मतलब कृषि गतिविधियों में सकल राष्ट्रीय उत्सर्जन में जो ये 25% बात की जा रही, तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि ये 18% है। और इसमें जो कृषि और जो पशुधन है इन दोनों को मिलाकर ये 18% होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो यार तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ करंट अफेयर मंथली वो भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और टेस्ट सीरीज इनसाइट की और विजन की चला रहा हूँ, और PCS की भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो लोग PCS की तैयारी कर सकते हैं तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF भी मिल जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब जो है एक्चुअली क्या होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो अब मैं टेलीग्राम पे वीडियो डाल देता हूँ तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।